हेलो ऑल डियर क्लास 12 फ्रेंड्स। ये वीडियो आप सबके लिए है जिनके अभी बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, जो क्लास 12th में है और जिनको सभी फॉर्मूले की एक लिस्ट चाहिए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे ऑल फॉर्मूला ऑफ चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला यहाँ पर आता है वो होता है Q इक्वल टू NE। यहाँ पर जो Q होता है इसको हम चार्ज कहेंगे और चार्ज की SI यूनिट रहेगी कॉलम। N होता है नंबर ऑफ चार्ज और E होता है बेसिक 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कॉलम, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कह सकते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करता है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होगा और हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा E के। इसके बाद हम पढ़ते हैं कॉलम्स लॉ, और कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो चार्ज हैं लेट Q1 एंड Q2 और उनके बीच का सेपरेशन अगर R है, तो जो फोर्स उनके बीच में लगेगी अगर वो वैक्यूम में है तो फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। और अगर वो चार्ज किसी मीडियम में है तो जो फोर्स होगी वो 1/k टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो तब के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो K होगा यहाँ पर वो होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। यहाँ पर ध्यान रखना F फोर्स है, Q1 और Q2 चार्ज है और R है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। इसके अलावा यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू रहेगी 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इसके अलावा यहाँ पर जो फैक्टर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम शॉर्ट में K भी लिखते हैं और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये कहता है कि अगर आपको किसी एक पॉइंट पर फोर्स निकालनी है तो जो भी उस पॉइंट पर नेट फोर्स होगी वो बाकी सब फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। लेट ये F12 ये F13, लेट हम फर्स्ट चार्ज पर मतलब कोई पार्टिकल अलग रखें 1 2 3 4 और फर्स्ट पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल रहे हैं तो वो 13 प्लस F14 इस तरह से मतलब सभी के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और सपोज करो किसी एक पॉइंट पर आपको नेट फोर्स निकालनी, लेट एक फोर्स इस तरफ है F1 और लेट दूसरी फोर्स है F2 और उनके बीच में एंगल थीटा है। तो ऐसे में जो नेट फोर्स आप निकालोगे मतलब जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा Fr वो इक्वल होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो इस तरह से आप रिजल्टेंट फोर्स भी निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चार्ज, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। तो सपोज करो कि हमारे पास कोई चार्ज है Q, ठीक है, तो उसके आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है और अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज Q नोट को रख रहे हो तो इस टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल Q वो फोर्स होगी F इक्वल टू Q नोट इंटू में E। और ध्यान रखना ये जो E है ये इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q की। तो जो कैपिटल चार्ज यहाँ पर Q है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे F अपॉन Q नोट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो जब आपको किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स निकालनी हो ड्यू टू सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं F इक्वल टू Q नोट इंटू में E। या अगर आपको किसी कैपिटल Q चार्ज की, इसको हम सोर्स चार्ज बोलेंगे, अगर आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर देंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके अलावा अगर हम सेपरेशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो लेट हमारे पास कोई चार्ज कैपिटल Q है सोर्स चार्ज, तो उससे किसी r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, ये फॉर्मूला किस चीज का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा K Q अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो मैंने आपको बताया, इसी को हम K बोल रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q यहाँ पर ये सोर्स चार्ज है और R है लेट P पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो P पॉइंट से जहां पर ये चार्ज रखा होगा वहां से वहां तक का डिस्टेंस R है
बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आर को रेडियस बोलते हैं, लेकिन आर यहाँ पर रेडियस नहीं है, यहाँ पर है सेपरेशन बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट पी वेयर यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, k को 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ से एक चीज और पता चल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो इनवर्सली सेपरेशन के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही है। तो अगर आप इसका ग्राफ भी प्लॉट करोगे, ये क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर का इससे, तो वो इस तरह से वेरी करेगा E वर्सेस R का ग्राफ। अब डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो देखो, अगर मान लीजिए चार्ज और एरिया कांस्टेंट है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा इक्वल टू हो जाए Q अपॉन में L। तो अगर चार्ज कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो हम लिखते हैं लैम्डा इक्वल टू Q अपॉन L। और अगर मान लो चार्ज वेरी कर रहा है, तब के लिए हम लिखेंगे dQ अपॉन में dL। सेकेंड, और एक और चीज, जो लैम्डा होगा इसकी यूनिट हो जाएगी कोलॉम पर मीटर, कोलॉम पर मीटर। नेक्स्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा Q अपॉन में एरिया, या फिर सिग्मा हो जाएगा dQ अपॉन में dA। आप एरिया को S से भी डिनोट कर सकते हो, और इसकी यूनिट हो जाएगी कोलॉम पर मीटर स्क्वायर। फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा अगर मान लो कांस्टेंट है तो Q अपॉन में वॉल्यूम आएगा, या फिर रो इक्वल टू हो जाएगा dQ अपॉन में dV, और इसकी यूनिट हो जाएगी कोलॉम पर मीटर क्यूब। तो सपोज करो हमारे पास एक चार्ज फिक्स है Q, और कोई दूसरा चार्ज है स्मॉल डेल्टा Q, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं dQ। तो ऐसे में जो फोर्स होगी इस चार्ज पार्टिकल पर dQ पर ड्यू टू Q, सो वो हो जाएगी, लेट Q नोट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q नोट अपॉन में 4πε0 dQ अपॉन में R स्क्वायर और R केयर। और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है स्मॉल चार्ज dQ की, तो इट विल बी 1/4πε0, बस अब इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा dQ अपॉन में R स्क्वायर, और डायरेक्शन लिखनी तो R केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है कोलॉम, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू QE से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट एक तो हो जाएगी न्यूटन पर कोलॉम। इसके अलावा वोल्ट पर मीटर भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक पेयर है, किसका, एक स्मॉल चार्ज है हमारे पास, लेट -Q और +Q, और दोनों के बीच में अगर सेपरेशन काफी कम है, लेट सेपरेशन है उनके बीच में 2 है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम यहाँ पर काउंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को P से डिनोट किया जाता है, और P एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू में 2 है। अब ध्यान रखना, यहाँ पर जो Q है वो दोनों चार्ज नहीं होगा, वो कोई भी एक चार्ज ले लो, उसका मैग्नीट्यूड है Q यहाँ पर, और हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, सेपरेशन बिटवीन 2 चार्ज की, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको दे रखा है द चार्ज आर सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो ऐसा नहीं कि आप 2 इंटू 4 करोगे, टोटल सेपरेशन हम लेंगे यहाँ पर चार्ज का 2 है जो कि होगा, तो 4 ही आएगा वो। अब इसकी यूनिट डायपोल मोमेंट की जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी कोलॉम, और यहाँ से आएगा मीटर, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी कोलॉम मीटर। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी भी होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है, -Q से +Q की तरफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, इसको भी ध्यान रखना। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो हम 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, पहले एक डायपोल बना लेते हैं यहाँ पर, लेट ये -Q है और ये +Q है। तो एक तो इस एक्सिस के जिस लाइन को, ये जो लाइन इन चार्जेस को ज्वाइन कर रही है, इसके
एलोंग कोई भी अगर आपको पॉइंट मिलता है तो एक्सेल पॉइंट होगा। तो एक्सेल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, लेट अगर हम मान लेते हैं कि सेपरेशन बिटवीन द चार्ज जो है वो है 2a, और सेंटर ऑफ डायपोल से जहां पॉइंट P है, जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की निकाल रहे हो, अगर वो R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेल पॉइंट पर जो फॉर्मूला होगा वो रहेगा 1/4πε0, जिसको आप के भी लिख सकते हो 2πr/r² - a² की पावर 2। लेकिन आइडियल डायपोल की अगर हम बात करें, जब आर की वैल्यू काफी ज्यादा होगी ए से, यानी कि सेपरेशन बिटवीन चार्ज बहुत कम है और जो पॉइंट पी है जहां पर आप फील्ड निकाल रहे हो वो काफी ज्यादा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा ई एक्सेल का 1/4πε0 2p/r³, जिसको शॉर्ट में आप 2kp/r³ भी लिख सकते हो। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज r² पर डिपेंड कर रही थी, लेकिन जब डायपोल की बात आएगी तो डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड r³ पर डिपेंड करेगी, और ये पॉइंट चार्ज के लिए था। सो एक्सेल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 2kp/r³। अब इक्वेटोरियल पॉइंट, तो मान लो कि ये इसका सेंटर डायपोल का, और इस सेंटर से एक लाइन जा रही है परपेंडिकुलर, तो वो जो पॉइंट होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ये बस आप 2 हटा दो, बाकी सेम ही रहेगा। सो इट विल बी 1/4π, तो यहाँ पर आएगा 1/4πε0 p/r² + a² की पावर 3/2। लेकिन फिर से अगर आप आइडियल डायपोल की बात करेंगे जहाँ पर r की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी a से, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ रिड्यूस होकर के बचेगी 1/4πε0 p/r³, या फिर इक्वल टू हो जाएगा kp/r³। तो बहुत सी बार ये पूछ लिया जाता है कि ई एक्सेल और ई इक्वेटोरियल का रेशियो कितना होगा, या कौन किसके कितना टाइम से होगा। तो अगर हम बात करें ई एक्सेल की अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो ये आएगा 2, या ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एक्सेल पॉइंट पर आइडियल डायपोल की, वो 2 टाइम्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इससे भी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। अब एक और बात, अगर हम बात करें एक्सेल पॉइंट पर, तो एक्सेल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो डायपोल मूवमेंट होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे एक्सेल पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये मैं एक्सेल के लिए लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट आर पैरेलल एट द एक्सेल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट ई एंड पी आर एंटी पैरेलल। नो टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है P क्रॉस E। ठीक है, यहाँ पर इसको आप P E साइन थीटा भी लिख सकते हो, और यहाँ पर P है डायपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके कुछ स्पेशल केस बता देता हूँ मैं। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और इसमें टॉर्क जो लगेगी वो लगेगा 0। सेकंड, अगर एंटी पैरेलल है यानी कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है तो टॉर्क तब रहेगा 0, और अगर एंगल 90 डिग्री यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है तो ऐसे में उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगी, और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू होगी PE। तो ये भी ध्यान रखना, मैक्सिमम टॉर्क कितनी लगेगी उस पर PE। इसके अलावा ये जो कंडीशन होती है थीटा इक्वल टू 0 की डिग्री के लिए, मान लो कि आपकी सारी की सारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और डायपोल कुछ ऐसा रखा है -q + q, तो ये इसका डायग्राम हो गया कि किस तरह से ये पैरेलल होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखो तो वो आपके राइट साइड है, राइट हैंड साइड, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो वो भी इसी तरफ है, तो इसमें एंगल कितना होगा 0, टॉर्क कितने लगेगी 0। तो ये जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 डिग्री है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी प्लस एक्सिस में है, तो यहाँ पर +q चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और इस तरफ -q चार्ज रखा हुआ है, तो ये हो गया 180 डिग्री, और इसमें जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा।
तो अनस्टेबल इसलिए क्योंकि हमेशा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगती है और नेगेटिव चार्ज पर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। बट ये उल्टे रखे हुए हैं तो इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थोड़ा भी इसको अगर आपने मान लो टॉर्क दिया तो रोटेट कर करके वहीं पे आ जाएंगे। एक और चीज, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो नेट फोर्स लगेगी डाइपोल पर वो रहेगी 0। और अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे में आपको जो टॉर्क निकालना होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा P क्रॉस E। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको देखनी पड़ेगी कि वो R पर कैसे डिपेंडेंट है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट केसेस के लिए, जैसे डाइपोल के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। तो जितने भी डायग्राम है पूरे एनसीईआरटी में उसको मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे चैप्टर वाइज। फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन किसी एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही है, अगर नॉर्मली पास हो रही है। तो इट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन through a given area inside an electric field is the measure of total number of electric line of force passing normally through that area। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों कांस्टेंट है तो ऐसे में जो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वो हो जाएगा E डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, या फिर इसको आप E A cos थीटा भी लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना थीटा क्या है, थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो नॉर्मल वेक्टर होगा, जैसे आपके पास मान लो ये सरफेस है या मान लो आप स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन से आउटवर्ड जो एक वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर टू स्क्रीन वो होगा एरिया वेक्टर। ठीक है, तो जो थीटा यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल टू द एरिया। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होती है कि थीटा हम कौन सा लेंगे। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस तरफ है और एन कैप बाहर की तरफ आ रहा है तो उनके बीच का एंगल हम लेंगे। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है तो रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी ही आती है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे भी नंबर है तो नंबर क्या होगी, स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा इसकी जो यूनिट होगी, अगर आप यहीं से देखो ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी वो क्या होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था ना E=F/Q होता है। तो यहाँ से आप निकाल लोगे न्यूटन पर कूलम और मल्टीप्लाई कर दो एरिया की मीटर स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इसके अलावा इसकी यूनिट एक अलग यूनिट में बताऊँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल के टर्म में, तो यहाँ से यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इंटू में यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगी वोल्ट मीटर। तो दोनों यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। अब अदर फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। देखो अगर आप एक स्मॉल एरिया सेलेक्ट कर रहे हो dA, तो ऐसे में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा E डॉट स्मॉल एरिया अगर आप सेलेक्ट करो तो यहाँ पर मैं d5 लिख लेता हूँ तो आ जाएगा dA, E डॉट dA। ये तब जब एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वाकई कांस्टेंट ना हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, तब के लिए d5 इक्वल टू हो जाएगा E डॉट dA। और अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा E डॉट dA का। यहाँ पर भी आपका दोनों डॉट प्रोडक्ट ही है। गॉस थ्योरम जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। गॉस थ्योरम हमें रिलेशन बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज के बीच का। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इट स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यहाँ पर हम क्लोज सरफेस लेते हैं, जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यहाँ पर आएगा Q इंक्लोज। ध्यान रखना यहाँ पर सिर्फ वही चार्ज हम लेंगे, जैसे मान लो ये आपका एक एरिया हो गया क्लोज एरिया, तो यहाँ पर मान लो Q1 चार्ज है और यहाँ पर Q2 चार्ज है। तो अगर मुझे फ्लक्स निकालना है इस वाले एरिया से जो क्लोज है यहाँ पर, तो मैं Q1 चार्ज का ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट करूंगा तो फ्लक्स हो जाएगा Q/ε0। अब ये हो गया गॉस थ्योरम और उस पर बेस्ड फॉर्मूला। अब फ्लक्स बराबर E डॉट एरिया भी है और यहाँ पर Q/ε0 भी है, तो दोनों को अगर हम इक्वेट करें तो फ्लक्स इक्वल टू E डॉट dA और इक्वल टू Q/ε0। और यहाँ पर देखो ये जो मैंने इंटीग्रल पे एक क्लोज साइन बनाया, इसका मतलब ये जो एरिया है क्लोज इंटीग्रल हम यहाँ पर करेंगे। इस पर बेस्ड एक शॉर्ट क्वेश्चन बताया। तो मान लो कि आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल। अब डाइपोल क्या होता है, डाइपोल में -Q और +Q चार्ज रहते हैं।
तो नेट चार्ज कितना हो गया यहाँ पर डाइपोल का, तो क्यू नेट हो गया 0। तो ऐसे में फ्लक्स भी कितना आ जाएगा 0। तो इस तरह से ध्यान रखना, मतलब आपको नेट चार्ज लेना है, नेट चार्ज इंक्लोज सरफेस के अंदर देखना है फ्लक्स निकालने के लिए। तो अगर हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो लेट ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और यहाँ पर पी पॉइंट है जिस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मतलब डेरिवेशन के बाद आता है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप करके भी जाना, इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहाँ पर इनवर्सली आर पर डिपेंड कर रही है, ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे ई वर्सेज आर का तो इस तरह से डिपेंड करेगा। सेकेंड, इनफिनाइट प्लेन शीट के लिए, तो अगर मान लो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा यूनिफॉर्म चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, सो हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर ये आर पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर हम थिन स्फेरिकल शीट की बात करें, सॉरी सेल है, और लेट इसका रेडियस है कैपिटल आर, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक तो इनसाइड और एक आउटसाइड। ध्यान रखना, लेट इस पर चार्ज है क्यू, तो इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो रहेगी 0, क्योंकि जितना भी चार्ज होगा वो सारा का सारा सेल की जो सरफेस है उस पर आ जाता है। और अगर हम किसी आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो होगी इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम वैसी होती है जैसे पॉइंट चार्ज के लिए हमने देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर। तो अगर इसका ग्राफ भी आता है ई वर्सेस आर के लिए, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का ग्राफ देखोगे तो शुरुआत में तो रहेगा 0, मतलब तब तक इनसाइड के लिए तो 0 रहेगा। अब जैसे ही वो सरफेस पे आओगे तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जब आप बाहर जाओगे आउटसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है तो डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आउटसाइड के लिए और ये इनसाइड के लिए, और यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो वो उसके रेडियस पे डिपेंड करेगा जो सेल है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर कैपिटल आर का स्क्वायर। तो इस चैप्टर के हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें चैप्टर 2 के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, और एक ऐसी भी मैं सीरीज बनाऊंगा जिसमें हम जितने भी ग्राफ हैं एनसीईआरटी में क्लास 12th के वो सब डिस्कस करेंगे। फिर जितने भी लॉज हैं या थ्योरम है उसको भी अलग सीरीज बना देंगे उसके डिस्कशन की, तो आपका रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाएगा, और अपने फाइनल एग्जाम से पहले आप उसको जरूर करके जाएं।